Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। भाई आज के द हिंदू में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आई थिंक वही एक लौती मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हाल ही में ट्रंप ने लगाए। 2 अप्रैल को उन्होंने बोला था इट्स लिबरेशन डे फॉर यूएसए और उस दिन सारे के सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर गोइंग टू कम इनटू फोर्स। उसके बारे में ही यहाँ डिस्कशन होने वाला है। पहली हेडलाइन ही जो आप देख सकते हैं दैट इज अबाउट एक्चुअली रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो भाई लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आज के डिस्कशन में। पूरा हिस्ट्री आपको समझा के दूंगी मैं, किस तरीके से कहां से शुरू हुआ रेसिप्रोकल टैरिफ, प्लस आप साथ साथ में चाहें तो नोट्स बना सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डलेस ऑफ आप जो भी एग्जाम देने का सोच रहे हो। ठीक है चलो शुरू करते हैं। पहली हेडलाइन बात करिए, इंडिया होल्ड्स फायर एज ट्रंप अनाउंसेस टैरिफ। ठीक है, ये सब डिस्कशन करने से पहले हम बात करते हैं कि भाई ये टैरिफ क्या है और ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ इज व्हेन टू कंट्रीज, मान लो ये कंट्री ए एंड कंट्री बी, ये दोनों अग्री करती है टू रिड्यूस और मैच टैरिफ। ठीक है, मतलब कंट्री ए ने बोला कि हम तुम्हारे गुड्स के ऊपर घटा के सिर्फ 10% टैरिफ लगाएंगे, तो कंट्री बी भी बोलेगी यस हम तुम्हारे ऊपर भी घटा के 10% लगाएंगे। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। कैसे? अगर कंट्री ने ए ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर बढ़ा के 20% टैरिफ लगाएंगे, तो बी भी उस टैरिफ को शायद मैच करने के लिए निकल जाए और बोले अच्छा तुम हमारे ऊपर 20% टैरिफ लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऊपर 20% टैरिफ लगाएंगे। ये जैसे को तैसा, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। इज इट क्लियर? रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट होता है। द आइडिया इज बेसिकली इफ यू लोअर योर टैरिफ ऑन माई गुड्स, I'll lower mine on yours। तुम मेरे गुड्स पे कम टैरिफ लगाओगे तो मैं तुम्हारे गुड्स पे कम टैरिफ लगाऊंगा, दोनों का फायदा होगा। ठीक है, तुम मेरे गुड्स पे ज्यादा लगाओगे, मैं तुम्हारे गुड्स पे ज्यादा लगाऊंगा, दोनों का नुकसान होगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। टिट फॉर टैट वाला पूरा कंसेप्ट है, जैसे को तैसे वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। भाई दोनों को मजा होना चाहिए, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, दोनों ही कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी आइडिया के पीछे पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, कंट्रीज दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रेड बैरियर रिड्यूस करना चाहती है तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रेड बैरियर बढ़ाना चाहती है, रिलेशंस खराब हो गए तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकती है। ये दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। अच्छा, अब अपन समझते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ यूज क्यों करते हैं। वाई डू कंट्रीज यूज रेसिप्रोकल टैरिफ? सबसे पहले एक तो ट्रेड एनकरेज करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए बिटवीन बोथ द कंट्रीज, टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। दूसरा रीजन क्या होता है? टू मेक ट्रेड फेयर एंड बैलेंस्ड। भाई तुम हमारे ऊपर कम लगा रहे हो, हम भी तुम्हारे ऊपर कम लगाएंगे। ठीक है, टू मेक ट्रेड फेयर एंड बैलेंस्ड। तीसरा, टू प्रिवेंट ट्रेड वॉर्स, प्रिवेंट ट्रेड वॉर्स वेयर कंट्रीज कीप रेजिंग टैरिफ। और आखिरी इंपॉर्टेंट रीजन होता है टू गिव लोकल बिजनेसेस एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। भाई जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हमारे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बाहर के मार्केट में भी बेचना चाहेंगे, तो टू गिव लोकल बिजनेसेस एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, ये 4 मेन रीजन होते हैं कि भाई क्या होता है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, और क्यों लगाया जाता है। अब आ जाओ थोड़ा सा हिस्ट्री पे। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाओ, अपन हिस्ट्री में चलते हैं
1800s के पहले, ये बात हो गई प्री 1800s की, ठीक है। 1800s के पहले की अगर अपन बात करें, वहां पर पूरी की पूरी जो पॉलिसी चलती थी वो चलती थी प्रोटेक्शनिज्म के बेसिस पे। प्रोटेक्शनिज्म ये मतलब डोमेस्टिक मार्केट को बाहर के गुड से प्रोटेक्ट करना। सारी कंट्रीज की मोस्टली यही सोच रहती थी कि भाई बाहर के कहीं प्रोडक्ट्स आके हमारे मार्केट को कैप्चर ना कर ले, इसलिए प्रोटेक्शनिज्म जरूरी है, ठीक है। तो यहां पूरी की पूरी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इनफैक्ट 90% ऑफ द कंट्रीज इनका ये लगाते थे हाई टैरिफ, कि बाहर के गुड्स, अगर मान लो यूएस के गुड्स इंडिया में आके सस्ते में बिके तो लोग तो बाहर के ही गुड्स खरीदेंगे ना। लेकिन उस टाइम पे पूरा का पूरा ध्यान किस चीज पे रहता था, सारी हमारी सरकार का, उनका ध्यान इस चीज पे रहता था कि भाई प्रोटेक्शनिज्म करना है। वाटर हाँ, तो उनका पूरा का पूरा ध्यान रहता था और प्रोटेक्शनिज्म। ये क्या होता है, देखो प्री 1800s की जब अपन बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और खास तौर पे इंडिया, उनका पूरा फोकस रहता था कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फॉरेन गुड्स या फॉरेन प्रोड्यूसर्स कैप्चरिंग आवर एंटायर मार्केट, ठीक है। तो ये पूरा फोकस रहता था उसके ऊपर। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हाई टैरिफ्स लगा के, हाई टैरिफ्स लगा के बेसिकली प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे टैरिफ रेट बहुत हाई ही लगाया जाता था, बाहर के फॉरेन गुड्स को मार्केट में इंडिया के एंट्री नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, ट्रेड काफी लिमिटेड होता था, जो आपसे कंट्री के अंदर अपना बन पा रहा है वही आप बेचोगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कुछ खास ज्यादा जाता नहीं था, तो ट्रेड होता था लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड होता था, एक्सपेंसिव होता था, और यूजुअली कंट्रोल्ड बाय 1800s की बात हो गई तो कॉलोनियल पावर्स, कुछ कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, कुछ कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो कॉलोनियल पावर ही पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब आ जाती है बात, ये प्री 1800 की बात हो गई, अब बात आ जाती है भाई लोग 19th सेंचुरी की, ठीक है। 19th सेंचुरी की अगर अपन बात करते हैं, खास तौर पे अपन बात करें 1846 में ब्रिटिश ने रिप्लेस किया था, एक लॉ एग्जिस्ट करता था कॉर्न लॉज, ठीक है। एक लॉ एग्जिस्ट करता था जिसको बोला जाता था कॉर्न लॉज, इनको रिपील कर दिया था ब्रिटिश ने। इट वाज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स फ्री ट्रेड, ठीक है। कंट्रीज को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि भाई म्यूचुअल टैरिफ कट्स दोनों ही तरफ को बेनिफिट करेंगे। देखो हर कंट्री हर चीज को प्रोड्यूस करने की कैपेबल नहीं रहती, लेकिन कंट्रीज डरती थी दूसरे कंट्रीज के फॉरेन मार्केट्स या प्रोड्यूसर्स को अपनी कंट्री का एक्सेस देने में भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट निकाला ऑफ म्यूचुअल टैरिफ, कि तुम हमारे गुड्स पे उतना ही टैरिफ लगाओ जितना हम तुम्हारे गुड्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां म्यूचुअल टैरिफ का जहां पे जैसे ही आइडिया आया, कंट्रीज को समझ में आ गया कि भाई इससे तो दोनों को ही बेनिफिट होगा। अगर वो हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा के कमा रहे हैं, हम भी तो उनके गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा के कमा रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुई भाई कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होना, खासतौर पे दो दो कंट्रीज के बीच में। तो यहां से शुरुआत हुई बायलेटरल ट्रीटीज की, टू कंट्री डील्स, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ अग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम 1934 में, और खास तौर पे करते हैं यूएस की बात। यूएस का रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्ट आया, जिसको अपन RTAA बोलते हैं, 1934, ठीक है। दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। कैसे था ये मेजर टर्निंग पॉइंट, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, 1930s में ही ग्रेट डिप्रेशन गया था, बहुत खराब हालत हो गई थी राइट आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, और इसके साथ साथ आया था स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट। इस स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट ने बेसिकली क्या किया था, यूएस टैरिफ्स को बढ़ा दिया, और यूएस के टैरिफ जैसे ही बढ़े ग्लोबल ट्रेड और ज्यादा खराब हो गया, एंड यूएस का पूरा कोर्स ऑफ इकोनॉमी यहां पे शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ग्रेट डिप्रेशन एंड स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट। 1934 में फाइनली ये सब होने के बाद रियलाइजेशन हुए बहुत कुछ, उसमें लाया यूएस रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्ट। इस एक्ट के अंडर यूएस प्रेसिडेंट को पावर दिया गया
negotiate reciprocal tariffs reductions विदाउट नीडिंग कांग्रेस का अप्रूवल। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट होती है, उनकी कांग्रेस होती है। विदाउट नीडिंग कांग्रेस का अप्रूवल यूएस प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया, आप नेगोशिएट कर सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ। इसी एक्ट के और इसी अधिकार की वजह से आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप बैठ के और ये सारे के सारे नेगोशिएशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके चलते करीब करीब 20 रेसिप्रोकल अग्रीमेंट साइन हुए, वर साइंड अंडर दिस एफडीआर, एंड इससे इंटरनेशनल ट्रेड वापस से शुरू हो गया, जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से बहुत खराब हालत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा की, मतलब 1945 के बाद की बात करें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा जिसको अपन कहते हैं, इस टाइम पे रेसिप्रोकल टैरिफ का जो आइडिया था, इट वाज बीइंग लेड बाय गैट, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। डब्ल्यूटीओ रिप्लेस करके गैट को बाद में आया, तो रेसिप्रोकल टैरिफ को पूरा गवर्न करने वाला आ गया था गैट। कंट्रीज जो नेगोशिएट करती थी ना रेसिप्रोकल टैरिफ थ्रू गैट, एक प्लेटफॉर्म था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इनके थ्रू पूरा नेगोशिएशन चलने लगा और गैट इवेंचुअली फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, यही इवॉल्व होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। आज की डेट में अगर अपन मॉडर्न एरा की अब अपन बात करते हैं, इस एरा में बेसिकली 2 तरीके के अग्रीमेंट्स होने लगे, अगेन रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर ही। पहले जिसको अपन बोलते हैं अभी अभी जो आपको मैंने बताया बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, और दूसरा जिसको अपन बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ठीक है, ये 2 तरीके के अग्रीमेंट्स फिर होने लगे। तो दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। आई होप अब काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हुआ क्या है, ट्रंप ने लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ। इससे पहले जनरली क्या होता था कि अमेरिका में काफी साल पहले की बात है, 2 तरीके से डिवाइडेड थी उनकी सरकार। एक जो पूरा कंप्लीट कैपिटलिज्म, भैया एकदम तानाशाही वाले रहते थे, दूसरी तरफ जो थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट होते थे। बेसिकली उनने क्या कहा, अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज्यादा हमेशा से फ्लरिश करती है कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का उनसे कंपीट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबकी हालत खराब थी, तो अमेरिका ने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम तुम पे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुम हम पे ज्यादा लगा के कमा लेना हमसे, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज तुम डॉलर तो व्हीकल करेंसी यूज कर रहे हो, इट्स ओके, आप हम पे ज्यादा टैरिफ लगा लो, हम तुम पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एम्पैसे दे दिया अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को, चलो 4 पैसे तुम भी कमा लो करके। ठीक है, अब उतने सालों से यही चलता आ रहा है। अमेरिका उतना ज्यादा टैरिफ जनरली कंट्रीज पे नहीं लगाता, बाकी कंट्रीज अमेरिका पे टैरिफ लगाती है, इंक्लूडिंग इंडिया, हाई टैरिफ। ठीक है, कमाने का जरिया बाकायदा अग्रीमेंट है, ऐसे दुश्मनी के तौर पे नहीं लगाते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, भैया अमेरिका के साथ ये हुआ है दुर्व्यवहार, ठीक है, दुष्व्यवहार हमारे साथ आपने किया है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे कंटिन्यू। अब जितना आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो उतना ही हम भी आप पर टैरिफ लगाया करेंगे। ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लॉन्च किया एक फुल स्केल ट्रेड वॉर थर्सडे को, अनाउंस करते हुए मैसिव रेसिप्रोकल टैरिफ रेंजिंग फ्रॉम 10% to 49% ऑन यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स। इसमें इंडिया को भी नहीं छोड़ा गया एंड वाज हिट विद अ 27% टैरिफ ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स टू यूएस डिस्पाइट ऑनगोइंग टॉक्स ऑन ट्रेड अग्रीमेंट। जो टैरिफ लगाए गए हैं, दिस स्पार्क्ड वार्निंग्स ऑफ रिप्राइजल फ्रॉम चाइना एंड एक्सक्यूज मी यूरोपियन यूनियन। दो इंडिया का रिएक्शन अभी म्यूटेड है, अपन ने कुछ खास किया नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स जो है पूरे दुनिया के, दे हैव प्लंज्ड in response from Japan का Nikkei which lost 4% and European markets that dropped more than 2% each. To India Sensex that shaved more than 300 points while the Nifty dropped as well. US में Dow Jones fell over 3% in the first hour of the trading itself while Nasdaq की अगर अपन बात करें तो वो 4% से क्रैश कर गया। अभी अगर ये माना जाए, देखा जाए तो दिस इज प्योरली सेंटिमेंटल, अभी एक्चुअली में कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ऑनेस्टली सारी कंट्रीज ने अभी तक रिस्पॉन्ड करना भी स्टार्ट नहीं किया। तो ये जो मार्केट क्रैश देखने को मिल रहा है, दिस इज मोस्टली सेंटिमेंटल बिकॉज ऑफ पीपल सेंटिमेंट्स। बहुत ज्यादा लोग डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं उसके चलते। ठीक है, अच्छा, डिस्पाइट वीक्स ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशंस बिटवीन यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स ओवर द बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया विच ही क्लेम्ड इम्पोज ड्यूटीज ऑफ 52% ऑन द यूएसए विच फेस्ड अ डिस्काउंटेड टैरिफ सिर्फ 27% का। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया हमारे ऊपर 52% तक आती है, हमने सिर्फ
डिस्काउंटेड रेट पे 27% ही लगा है, बहुत कम है, आधे से भी कम है। 2 अप्रैल को मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया कि दिस इज अ लिबरेशन डे बेसिकली फॉर यूएसए। For USA were considerably broader and higher than experts had predicted. अभी तक इंडिया का कुछ खास ऐसे रिएक्शन आया नहीं है, देखते हैं आगे धीरे धीरे चलते इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज क्या रिस्पॉन्स देती हैं। बट दिस इज अ ह्यूज बिग डे फॉर द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द मार्केट। अच्छा, ये हमको पता था, वक्फ बिल पास हो चुका है लोकसभा में। अब वक्फ बिल के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे डिबेट छिड़ी हुई है राज्यसभा में भी। गवर्नमेंट ने रीइटरेट किया है राज्यसभा में दैट वक्फ अमेंडमेंट बिल इज नॉट एंटी मुस्लिम, कहीं भी किसी भी तरीके से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को कैरी नहीं करता। अगेन राज्यसभा में भी सेम डिबेट ही बोली है, सेम चीजें समझाई गई है, यही बोल रही है गवर्नमेंट कि देखो ये ऑपोजिशन का काम है, जो एंटी सेंटिमेंट्स जो फैलाए जा रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग जो कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का काम है। जैसा उन्होंने सीएए के टाइम किया था, 370 के टाइम किया था, ट्रिपल तलाक के टाइम किया था, अभी भी वैसे ही चीज ये सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट गेट स्कैर्ड, दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। हम सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से वक्फ इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लॉन्च कर रहे हैं, एक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल एंटी मुस्लिम। सेम डिबेट अभी राज्यसभा में भी छिड़ी हुई है, धीरे धीरे करके पता चलेगा कि वोटिंग राज्यसभा में अगर होती है और यहां मेजोरिटी वोट मिलता है टू द बिल, तो फाइनली ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट एसेंट के लिए। एंड यस, देयर इज अ 99% चांस कि प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अब ये बिल राज्यसभा से पास हो गया तो दिस विल श्योरली एंड शॉर्टली बिकम एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और लॉ बनकर ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हो ही नहीं सकता हैदराबाद में जो ये फेलिंग चल रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास करीब करीब 100 एकड़ पूरी जंगल की जमीन जहां बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है, उसकी फेलिंग चल रही है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एंड इट हैज हॉल्टेड द ट्री फेलिंग in Kancha Gachibowli of Hyderabad. So the Supreme Court on Thursday observed the extent of destruction caused in 100 acres of Kancha Gachibowli forest area. It shows an alarming picture while directing the Telangana Chief Secretary to explain the compelling urgency which drove the state government to flatten trees with heavy machinery and excavate the land in the name of developmental activity. Staying work on the land, bench of Justices B.R. Gawai and A.G. Masi said that the State Chief Secretary would be held responsible if any further activity is carried out on the land other than protecting the remaining trees was undertaken. The Chief Secretary will be sent to a temporary prison constructed on the same spot. उनका ये कहना था। तो even the Supreme Court got a little sentimental. उनका ये कहना था कि भाई जहां पर मतलब ऑन द स्पॉट ही हम प्रिजन जेल में डाल देंगे चीफ सेक्रेटरी को, अगर एक भी और पेड़ यहां पर जबरदस्ती गिराया गया। इसके ऊपर पूरी तहकीकात चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कितने बड़े अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी को इस चीज से नुकसान पहुंच सकता है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद भी कुछ भी होगा। मतलब अगर आपने कोई भी अब एक्शन लिया एक्सेप्ट प्रोटेक्टिंग द ट्रीज विच आर लेफ्ट, तो देन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी पुट ऑन द हेड ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो गाइस दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 4th of April जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, खास तौर पे इस टैरिफ को लेके रिएक्शंस बाकी कंट्रीज के क्या क्या आते हैं। सो विद दैट, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।